अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोरोजोआ। ये प्रोटोजोआ का आखिरी क्लास है, यानी कि ये फोर्थ क्लास है प्रोटोजोआ का। और जो स्पोरोजोआ है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट है। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन की, जब हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था उस वक्त हमने क्लासिफिकेशन किया था डिपेंडिंग अपॉन द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। जैसे जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है उनको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है इन्हें बोलते हैं एमीबाइड प्रोटोजोन्स, जिनमें सीलिया पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। यानी कि इन तीनों क्लास में लोकोमोटरी ऑर्गेनल देखा जाता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जो स्पोरोजोआ है यह प्रोटोजोआ का वो क्लास है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट है। तो जब इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट है, ये सारे के सारे जो है ये एक्चुअली पैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स है। एक्सोपैरासाइट नहीं, ये एंडोपैरासाइट है। तो बीइंग एन एंडोपैरासाइट जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है वो इनमें एब्सेंट है। तो आज हम देखेंगे स्पोरोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स, उनकी क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स। तो जो स्पोरोजोआ है इनमें मैंने पहले ही कहा है लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट है। तो ये दिखाते हैं रिंगलिंग मूवमेंट। रिंगलिंग होता है जिसमें बॉडी की मूवमेंट्स यानी कि मेम्ब्रेन की मूवमेंट में होती है, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन करते हैं बॉडी से, रिंगलिंग। तो इनमें क्या होता है, चूंकि लोकोमोटरी और एब्सेंट है, अगर ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर भी देते हैं बिकॉज आप उसको हम बोलते हैं उस मूवमेंट को रिंगलिंग मूवमेंट, यानी कि अपनी बॉडी को हिलाते हैं। इनके सारे मेंबर जो है वो है पैरासाइट, लेकिन पैरासाइट में एंडोपैरासाइट, यानी कि ये जो स्पोरोजोअन्स है ये एक्सोपैरासाइट नहीं बल्कि एंडोपैरासाइट है। ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जब ये एंडोपैरासाइट है इन्हें लोकोमोटरी ऑर्गेनल की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट है। चूंकि बीइंग एन एंडोपैरासाइट इनमें जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्पोर्स होते हैं, यानी कि ये एक्चुअली इन्फेक्टिव स्पोर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पोर जो है वो एक्चुअली इन्फेक्शियस होते हैं और उन्हीं की वजह से एक्चुअली इन्फेक्शन होता है या डिजीज होती है। और इनमें पेलिकल जो होता है वो टेम्पररी टाइम के लिए होता है, यानी कि परमानेंट पेलिकल नहीं है। यानी कि पेलिकल है बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम इनको ये नहीं कह सकते इनमें पेलिकल एब्सेंट है, ना हम ये कह सकते हैं कि पेलिकल प्रेजेंट है। पेलिकल होता है लेकिन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअल भी है, यानी कि इनमें मल्टीपल फिजन होता है। इससे पहले जब भी हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो था बाइनरी फिजन। चाहे हम प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एमीबाइड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, उनमें जो भी बाइनरी फिजन था, उनमें जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो बाइनरी फिजन था। लेकिन यहां पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है मल्टीपल फिजन, यानी कि ये बहुत सारे टुकड़े करते हैं, खुद को मल्टीपल पीसेस बनाते हैं और एवरी पीस डेवलप्स इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसलिए इनमें जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है मल्टीपल फिजन, और सबसे ज्यादा कॉमन है इनमें मल्टीपल फिजन। लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और वो है सिंगैमी की तरफ, यानी कि वहां पे मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। सिंगैमी, यहां पे मेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट होता है। तो मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होते हैं और बनाते हैं जाइगोट, और वो जाइगोट डेवलप होता है। इसी को हम बोलते हैं सिंगैमी। सो इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा कॉमन है बाय मल्टीपल फिजन, और सेक्सुअल जो एडवांस्ड है दैट सिंगैमी, यानी कि वहां पे गैमीट फॉर्मेशन है, गैमीटोगोनी है, और जिसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट सेपरेट होते हैं। नाउ इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फाइलम्स जो है क्लास स्पोरोजोआ के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जो बेन है ये मेंबर पार्लियामेंट है, तो बेन इज अ मेंबर पार्लियामेंट, एमपी। बेन एक लड़का है जो क्या है, एमपी। बेन इज अ एमपी। तो बी जो है स्टैंड्स फॉर बेबीशिया या बेबीसिया से बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रेड वाटर फीवर, यानी कि ये जो बेबीसिया एक स्पोरोजोआ है जो अक्सर जिसकी वजह से फीवर होता है, जाता होता है कैटल्स में, इसलिए इसको बोलते हैं टेक्सास या टिक फीवर या टेक्सास फीवर या टिक फीवर भी उसे बोलते हैं, रेड वाटर फीवर बोलते हैं क्योंकि ये कैटल्स में होता है। उसके बाद ई, बेन का ई, इस दफा इमेरिया। जो इमेरिया है ये रहता है सीकम में।
जो चिक्स होता है ये बर्ड्स के सीकम में रहता है और करता है वहां पे इन्फेक्शन, सीकम कॉक्सीडियोसिस, यानी कि एक डिजीज करता है चिक्स में। चिक किनको हम बोलते हैं बेटा? जो बर्ड्स होता, जो हैन होती है उसके जो चूजा होता है, बच्चा होता है, उसी को हम बोलते हैं चिक्स। और चिक्स के सीकम में ये रहता है इमेरिया और इसकी वजह से होता है सीकम कॉक्सीडियोसिस। तो ये एक डिजीज है जो होता है चिक्स के सीकम में। उसके बाद एन स्टैंड्स फॉर नोसीमा। नोसीमा एक पैथोजन है, एक स्पोरोजोन है जो डिजीज करता है किनको? सिल्क वर्म को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो सिल्क वर्म है या हनी बीज है, सिल्क वर्म या हनी बीज के बॉडी में रहता है, एक डिजीज करता है, हम बोलते हैं पेब्रीन डिजीज, पेब्रीन डिजीज। तो ये जो पेब्रीन डिजीज है ये सिल्क वर्म को होती है, हनी बीज को होती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो दैट मीन्स एंडोपैरासाइट, एक स्पोरोजोआ जिसका नाम है नोसीमा। तो नोसीमा जो है एक डिजीज करता है सिल्क वर्म को और हनी बीज को। उस डिजीज को हम बोलते हैं पेब्रीन डिजीज। उसके बाद है एमपी का एम, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस जो है एक पैरासाइट है जो रहता है सेमिनल वेजिकल ऑफ अर्थवर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अर्थवर्म, मेल अर्थवर्म का सेमिनल वेजिकल है वहीं पर रहता है एज अ पैरासाइट, जो वहां पे एक्चुअली स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो वहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से उनकी रिप्रोडक्शन रेट जो है डिक्रीज हो जाती है। तो जो मोनोसिस्टिस है इज अ पैरासाइट, रहता है अर्थवर्म के सेमिनल वेजिकल में। उसके बाद लास्ट पी, दैट्स प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है ये करता है मलेरिया इंसानों में। हमने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम का। जो प्लाज्मोडियम है इसके बहुत सारे स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, जिसकी जो है एक्चुअली क्या करता है? मलेरिया करता है इंसानों में। सो हम यहां पर रिपीट करेंगे। जो स्पोरोजोन्स है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट है, ये एंडोपैरासाइट है और इनमें टेम्पररी पेलिकल होता है। ये रिप्रोडक्शन करते हैं बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। एसेक्सुअल में करते हैं मल्टीपल फिजन, सेक्सुअल में करते हैं सिंगैमी। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक बेबीसिया, जिसकी वजह से टिक फीवर या रेड फीवर होता है या रेड वाटर फीवर हम उसको बोलते हैं। इमेरिया जो रहता है चिक्स के सीकम में, जो करता है सीकम कॉक्सीडियोसिस। उसके बाद है नोसीमा जो रहता है सिल्कवर्म और हनी बीज में एज अ पैरासाइट, वो करता है डिजीज पेब्रीन डिजीज। मोनोसिस्ट जो रहता है एज अ पैरासाइट इन द सेमिनल वेजिकल ऑफ अर्थवर्म, यानी कि जो अर्थवर्म है उसके सेमिनल वेजिकल में एज अ पैरासाइट है। और उसके बाद है प्लाज्मोडियम जो करता है मलेरिया। इन 5 एग्जाम्पल्स में जो सबसे कॉमन और जो हमारे सिलेबस में है वो है प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये आगे चलकर फिर से पढ़ना है। कहां पे? क्लास 12th में जो यूनिट 3 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे एक टॉपिक है हमारा मलेरिया। तो वहां पे हमें प्लाज्मोडियम को स्टडी करना है। तो हम यहां पे थोड़ा पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। जो प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। पहले ही मैं कह चुका हूं कि पैरासाइट 2 तरह के होते हैं। एक वो पैरासाइट जो अपनी जिंदगी, अपना लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट में कंप्लीट करता है, यानी कि एक ही होस्ट होता है वहां पे, उसी में वो अपनी कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल। दूसरा होता है डाइजेनेटिक, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल वो 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। सो जो प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनेटिक है, तो अपनी लाइफ साइकिल को, अपनी जिंदगी को कंप्लीट करता है 2 होस्ट में। एक होस्ट है प्राइमरी होस्ट, फर्स्ट होस्ट इज द प्राइमरी होस्ट। और यहां प्लाज्मोडियम के केस में जो प्राइमरी होस्ट है वो हम खुद इंसान है, ह्यूमंस है। दूसरा है सेकेंडरी होस्ट, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो है फीमेल एनाफिलीज, फीमेल मस्कीटो है। याद रखिए जब भी हम बात करेंगे मस्कीटो की, इट मीन्स फीमेल्स। तो यहां पे जो सेकेंडरी होस्ट है वो है फीमेल एनाफिलीज, जो मस्कीटो है। तो यहां पे 2 होस्ट है प्लाज्मोडियम के, प्राइमरी होस्ट इंसान और सेकेंडरी होस्ट फीमेल मस्कीटो। अब चूंकि जहां तक इसकी लाइफ साइकिल का ताल्लुक है तो इसके लाइफ साइकिल 2 है, एक है एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। यानी कि इसमें जो एसेक्सुअल मोड ऑफ लाइफ साइकिल है वो होता है मल्टीपल फिजन, जो इंसानों में होता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है बाय मल्टीपल फिजन, नो बाइनरी फिजन। यहां पे जो फिजन है वो है मल्टीपल। दैट मीन्स जो प्लाज्मोडियम के स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम के जो पैरासाइट्स है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं, बहुत सारे टुकड़े करते हैं खुद के। लेकिन ये सारा कहां पे होता है? इंसानों में। और दूसरा होता है सेक्सुअल साइकिल, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो होता है कहां पे? इनसाइड द फीमेल मस्कीटो, यानी कि सेकेंडरी होस्ट में।
सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने देखिए हर जगह पे स्टार रखा है, इससे पता चलता है कि एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। प्राइमरी होस्ट जो है वो इंसान, सेकेंडरी होस्ट है मस्कीटो। तो यहां पे जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो होता है किनमें, इंसानों में, कैसे, बाय मल्टीपल फिजन। और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो होता है किनमें, फीमेल मस्कीटो में। तो वहां पे क्या होता है, एक होता है गैमीटोगॉनी। गैमीटोगॉनी मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो यहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं, उसको हम बोलते हैं गैमीटोगॉनी, जो होता है कहां पे, फीमेल मस्कीटो में। और एक और चीज है, दैट्स अ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरोगॉनी, यानी कि जब गैमीटोगॉनी हो जाती है, जब गैमीट्स बनते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन हुई उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोर्स बनते हैं। तो जो स्पोर फॉर्मेशन वो भी होता है कहां पे, फीमेल मस्कीटो में। तो यहां हमें पता चलता है कि गैमीटोगॉनी और स्पोरोगॉनी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज जो कहां होता है, फीमेल मस्कीटो में। और जो एसेक्सुअल में मल्टीपल फिजन ये होता है इंसानों में। जो डिटेल्ड लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, जैसे एसेक्सुअल में कौन कौन सा स्टेज है, जैसे शिजोगानी, इर्थोसाइटिक शिजोगानी एटसेट्रा। तो ये सारे जो हमें एक्चुअली पढ़ना है कहां, क्लास 12th में, यूनिट 3 में, जहां पे एक ह्यूमन हेल्थ और डिजीज है, वहां पे हमें टॉपिक है मलेरिया, वहां पे हमें लाइफ साइकिल पढ़ना है प्लाज्मोडियम का। तो यहां पे हम डिटेल्ड लाइफ साइकिल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो आपके 11th क्लास के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट जो प्लाज्मोडियम का जो है स्पोरोजाइट, यानी कि जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट, वो रहता है सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मस्कीटो, यानी कि जो मस्कीटो है उसके सेलिवरी ग्लैंड्स में रहता है इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट। पूछा जाता है नीट में कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम स्पीशीज के, ये कहां पाया जाता है, इंसान में पाया जाता है या मस्कीटो में। ये एक्चुअली होता है मस्कीटो के सेलिवरी ग्लैंड में। तो जब फीमेल मस्कीटो आता है, वो डंक मारता, बाइट करता है एक हेल्दी इंसान को, तो अपनी बाइट में के दौरान वो क्या करता है, वो डालता है एक एंटीकोगुलेंट जिसका नाम है एनाफिलीन, जो एक्चुअली मस्कीटो के सेलिवरी ग्लैंड में होता है। तो जो फीमेल एनाफिलीज होती है, मस्कीटो होता है, उसके सेलिवरी ग्लैंड में एक होता है एंटीकोगुलेंट जिसका नाम है एनाफिलीन। तो जब वो बाइट करता है एक ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन को, तो वो इंजर्ड करता है एनाफिलीन एज एन एंटीकोगुलेंट, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, सो दैट जो मस्कीटो है वो एक गुड अमाउंट ऑफ ब्लड पिए। लेकिन जब वो एनाफिलीन डालता है, अपना सलाइवा डालता है, उस सलाइवा में होता है इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट। तो इन्फेक्टिव स्पोर यानी कि अपने एंटीकोगुलेंट सलाइवा डालने के साथ साथ उस मस्कीटो को यह पता भी नहीं होता है कि उसने इन्फेक्शियस स्टेज यानी कि इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट डाले हैं कहां पे, इसके बॉडी के अंदर, इंसान के बॉडी के अंदर। और वो इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट फिर कहां पहुंचता है, लिवर में एटसेट्रा, और करता है इन्फेक्शन किसको, इस इंसान को। सो दैट मींस जो इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट है वो रहता है कहां पे, सेलिवरी ग्लैंड्स में। वो एक ह्यूमन, एक मस्कीटो जो होती है, मस्कीटो के सलाइवा में रहता है इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट। लेकिन मस्कीटो के सेलिवरी ग्लैंड में, सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट होता है, इसका नाम है एनाफिलीन। तो जब वो एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करने जाती है, वो पहले इंजर करती है अपना सलाइवा। क्यों? क्योंकि सलाइवा में होता है एनाफिलीन, सो दैट ब्लड विल नॉट क्लॉट, ताकि खून क्लॉट ना हो जाए। और जब खून क्लॉट ना हो जाए, जो ये मस्कीटो है ये गुड अमाउंट ऑफ ब्लड पीना चाहती है, लेकिन जब इसने सलाइवा डाला, सलाइवा में था एनाफिलीन और सलाइवा में ही था इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट। तो वो इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम कहां पहुंचता है, लिवर में, जहां वो लिवर को पहले इन्फेक्शन करते हैं और लिवर के हिपेटोसाइट्स को इन्फेक्शन करते हैं, लिवर के सेल्स को इन्फेक्शन करते हैं। उसके बाद वो इन्फेक्शन स्टेज जाते हैं कहां पे, आरबीसी में। तो आरबीसी को इन्फेक्शन करते हैं और आरबीसी को इन्फेक्शन करने के बाद वहां से निकलता है टॉक्सिक सब्सटेंस। तो उसके बाद जो ही आरबीसी से वो निकलता है, आरबीसी की डेथ होती है, जिसे पहली बार सिम्टम नमूदार होता है, इंसान के अंदर सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर होता है, शिवरिंग होती है, चिल होती है, जिससे उसको पता चलता है कि मुझे मलेरिया। वो टेस्ट करता है और अपने टेस्ट में वो देखता है कि कहीं ह्यूमस मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, जिससे उसको पता चलता है कि मुझे इन्फेक्शन है, मुझे मलेरिया है। इस तरीके से जो है बॉडी के अंदर ये इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट पहुंचते हैं। जहां तक फर्टिलाइजेशन का ताल्लुक है, तो जो फर्टिलाइजेशन वो होती है स्टोमक ल्यूमिन में, मस्कीटो के स्टोमक में। देखिए जो मस्कीटो होता है, अब जरा देखिए एक हेल्दी मस्कीटो आ गया, वो जब वो डंक मारता है किसे, एक हेल्दी, एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को। जैसे एक मस्कीटो आ गया, एक ह्यूमन जो है उसको है मलेरिया, तो जब उसको बाइट करता है तो उसका ब्लड लेता है, लेकिन ब्लड एक्चुअली जब वो लेता है उस ब्लड में होते हैं गमीट्स,
ध्यान से सुने मैं क्या रिपीट बोल रहा हूं। जब एक फीमेल एनाफिलीज, एक फीमेल मस्कीटो जो है, जब वो बाइट करता है, जब वो डंक मारती है किसे, एक इन्फेक्टेड पर्सन को, एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को जिसे मलेरिया हुआ होता है, तो जब वो उसको बाइट करती है तो बाइट के दौरान वो उसका क्या लेती है, ब्लड लेती है। उस ब्लड में होते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स। वो मेल और फीमेल गैमीट्स कहां पहुंचते हैं, इस मस्कीटो के स्टोमक में, क्योंकि जब मस्कीटो ब्लड लेता है तो ब्लड सारा कहां पहुंचता है, स्टोमक में। तो उस ब्लड में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स। तो वो मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, और जो फर्टिलाइजेशन ये होती है स्टोमक ल्यूमेन में, यानी कि स्टोमक में होती है। किसके स्टोमक में, मस्कीटो के स्टोमक में। और इस तरीके से ये पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये होता है किनमें, इन मस्कीटो में, क्योंकि मस्कीटो ने एक इन्फेक्टेड ह्यूमन का ब्लड पिया। उस ब्लड में क्या था, उस ब्लड में था एक्चुअली गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स, जो फर्टिलाइज हो गए, जो फ्यूज हो गए कहां पे, स्टोमक में, मस्कीटो के स्टोमक में, और जो उन्हें वहां पे बनाया जाइगोट। और ध्यान से सुनिए, जो मस्कीटो है या जो स्पोरोजाइट्स है, इंसानों में ज्यादातर इन्फेक्ट करता है किनको, लिवर और आरबीसीज को। वो इंसान के बॉडी में जो सबसे मेन टारगेट है वो है लिवर और आरबीसी। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, स्टोमक में। किसके स्टोमक में, मस्कीटो के स्टोमक में। तो इंसानों में क्या होता है, इंसानों में याद रखिए ये इन्फेक्टिव स्टेज या जो स्पोरोजाइट है या जो मलेरियल पैरासाइट्स है या जो प्लाज्मोडियम है, ये इफेक्ट करता है लिवर और आरबीसी को। तो एक्चुअली जो जब ये लिवर और आरबीसी को इन्फेक्ट करता है तो आरबीसी के मरने के बाद निकलते हैं एक टॉक्सिक सबस्टेंस जिन्हें हम बोलते हैं हीमोजॉइन टॉक्सिक, यानी कि आता है एंट्रेंस में, कभी पूछा जा सकता है कि जो प्लाज्मोडियम का जो टॉक्सिक सबस्टेंस वो क्या है, वो होता है हीमोजॉइन, जो एक्चुअली आरबीसी में होता है। पहली बार जो मलेरिया है इसको पहली बार डिस्कवर किया चार्ल्स लेवरॉन ने, LAVERON, ये LA है बेटा। तो मलेरिया डिजीज जो है इसको पहली बार डिस्कवर किया चार्ल्स लेवरॉन ने। तो चार्ल्स लेवरॉन ने इसको पहली बार डिस्कवर किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस, जिसे एक्चुअली नोबेल प्राइज मिला है, 1902 में उसको नोबेल प्राइज मिला है। तो जो सर रोनाल्ड रॉस है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो मलेरिया है ये एक्चुअली होता है मस्कीटो के बाइट से। तो पहली बार ये रिलेशन दी गई कि जो डिजीज है मलेरिया है ये होता है एक्चुअली एक मस्कीटो की वजह से, क्योंकि उससे पहले लेवरॉन और बाकी ऑथर्स ने यह सजेस्ट किया था कि जो मलेरिया ये गंदे हवा की वजह से होता है, पोल्यूटेंट एयर की वजह से होता है, इसलिए इसको कहा जाता था मलेरिया। तो लेकिन सर रोनाल्ड रॉस ने क्या कहा, उसने कहा कि नहीं, जो ये मलेरिया है ये एक्चुअली होता है एक इन्फेक्टिव स्टेज, एक जो मस्कीटो है, एक इन्फेक्टिव मस्कीटो है उसके बाइट से। यानी कि जब फीमेल एनाफिलीज या जो फीमेल मस्कीटो है, जब ये डंक मारता है किसे, जब ये बाइट करता है किसे, एक हेल्दी इंसान को, तो अपनी बाइट में इसके ये डालता है इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट्स, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो पहली बार जो रिलेशन है किस किस के बीच में, मलेरिया और मस्कीटो के बीच में, प्लाज्मोडियम और मस्कीटो के बीच में, या मलेरिया और मस्कीटो के बीच में, यह दिया सर रोनाल्ड रॉस ने। इसलिए इसके लिए उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज। तो अब हम यहां पे ध्यान से देखो बेटा, हम मलेरिया के क्या लेंगे, डिफरेंट। देखिए अभी तक देखा गया है 16 स्पीशीज है मलेरिया की। ध्यान से सुनिए, देयर आर ऑलमोस्ट 16 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, लेकिन इन 16 में से थैंक्स सिर्फ 4 ऐसे स्पीशीज है जो इंसानों में इंफेक्शन करते हैं, इंसानों में मलेरिया करते हैं। सो टोटल कितने स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के, 16। आउट ऑफ 16 सिर्फ 4 ऐसे स्पीशीज है जो इंसानों में अटैक करते हैं, इंसानों में इंफेक्शन करते हैं और इंसानों में मलेरिया करते हैं। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बनाया है जहां हम देखेंगे स्पीशीज कौन सी है और उसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है और वो कौन सा मलेरिया करता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो पहले हम लेंगे, पहली स्पीशीज जो है वो है प्लाज्मोडियम विवैक्स। प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है ये पहला स्पीशीज है, सबसे कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन। कौन, प्लाज्मोडियम विवैक्स। यानी कि जो टोटल जितने भी ये 4 इन्फेक्टिव मलेरियल स्पीशीज है या प्लाज्मोडियम के स्पीशीज है, या जो भी 16 स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के, उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया है वो है प्लाज्मोडियम विवैक्स। जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है ये सबसे ज्यादा कॉमन है और इसकी वजह से जो मलेरिया होता है उसे बोलते हैं बिनाइन।
टर्शरी, बिनाइन टर्शरी या बिनाइन टर्शरी। नाउ ये बिनाइन टर्शरी क्या है, यानी कि इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये इतना ज्यादा क्रॉनिक नहीं है, ये इतना खतरनाक नहीं है, इससे इसको बोलते हैं बिनाइन। बिनाइन हियर मीन जो ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा, जो ज्यादा लीथल नहीं होगा। तो जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है ये सबसे कॉमन है मतलब स्पीशीज, और ये क्या है, ये करता है कौन सा मलेरिया, बिनाइन। तो टर्शरी क्यों बोलते हैं, यानी कि टर्शरी हम इसलिए बोलते हैं कि हर तीसरे दिन इसमें सिम्टम्स रिपीट होते हैं, या हम सिंपली कहेंगे हर तीसरे दिन में फीवर चढ़ता है। वो दैट मीन्स जब एक इंसान में जब अगर पहले दिन इन्फेक्शन हो गया तो तीसरे दिन वो इन्फेक्शन फिर से रिपीट होता है, यानी कि जो सिम्टम्स फर्स्ट और सेकंड डे को होते हैं, थर्ड दिन वो रिपीट होते हैं। तो एवरी थर्ड डे जो है मलेरिया के सिम्टम्स रिपीट होते हैं, इसलिए इसको कहा गया टर्शरी। टर्शरी मीन्स यानी कि तीसरे दिन जो प्लाज्मोडियम विवैक्स के जो इन्फेक्शन सिम्टम्स है वो हर तीसरे दिन फिर से नमूदार होते हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है, ये जो मलेरिया है, ये इतना खतरनाक नहीं है, इतना लीथल नहीं है, इसलिए हमने इसको नाम दिया बिनाइन। तो हमने वर्ड यूज किया बिनाइन टर्शरी या टर्शरी मलेरिया। तो व्हाट इज द टर्शरी मलेरिया? टर्शरी मलेरिया एक ऐसा मलेरिया है जिसमें हर तीसरे दिन सिम्टम्स नमूदार होते हैं। और इसे क्यों कहते हैं बिनाइन मलेरिया? बिनाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा क्रॉनिक है, इतना ज्यादा लीथल नहीं है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, या चले इंक्यूबेशन पीरियड इसके बाद में बोलता हूं। उसके बाद है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सबसे रियर है, सबसे कम देखा गया है। ये भी माइल्ड मलेरिया करता है, यानी कि इसका मलेरिया इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, और इसके सिम्टम्स भी हर तीसरे दिन नमूदार होते हैं। सो प्लाज्मोडियम ओवेल जो बहुत ही रियर है, जो बहुत ही कम है, यानी कि ये जो इन 4 स्पीशीज या 16 स्पीशीज जो प्लाज्मोडियम के, उनमें सबसे कम जो है, सबसे रियर यही है। इसकी वजह से जो मलेरिया होता है वह टर्शन मलेरिया, मीन्स कि हर तीसरे दिन सिम्टम्स नमूदार होते हैं। ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, माइल्ड है, इसमें इन्फेक्शन तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। उसके बाद देखिए मैंने स्टार दिया है, रेड कलर का स्टार, इट मींस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये सबसे खतरनाक है, सबसे सीरियस है, सबसे खतरनाक है, यानी कि इसकी वजह से जो है एक्चुअली होता है मैलिग्नेंट सेरिब्रल, मैलिग्नेंट मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया। देखिए मैलिग्नेंट क्या होता है, जो कैंसरस है, मैलिग्नेंसी, यानी कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है जो ये मलेरिया करता है वो कैंसरस हो जाता है, उसकी वजह से मैलिग्नेंसी होती है, डेथ होती है। और इतना ही नहीं, ये अटैक करता है सेरिब्रम को, ये इंसान के यानी कि जिस इंसान को मलेरिया होगा उसके सेरिब्रम को अटैक करता है, जिसकी वजह से ये कोमा में जा सकता है। सो दैट मीन्स जिस इंसान को प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम अटैक करेगा वो खतरनाक, उसमें होते हैं मलेरिया, उसमें कैंसर होता है मलेरिया का, और उसमें कोमा हो जाता है। कोमा मीन यानी उसका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, और हर तीसरे दिन में इसके सिम्टम्स नमूदार होते हैं। ये भी टर्शरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरिया। देखिए मलेरिया, यानी इसमें ई लास्ट में आपको ऐड करना है, मलेरिया का ए। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया ये पहली बार डिस्कवर, यानी कि जो लेवरॉन ने एक्चुअली डिस्कवर किया, यानी कि जो पहला प्लाज्मोडियम देखा गया, तो वो कौन है एक्चुअली, वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। सो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये पहला ऐसा प्लाज्मोडियम है जिसको डिस्कवर किया। उसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिसका मैंने नाम बोला, चार्ल्स लेवरॉन। तो चार्ल्स लेवरॉन जो है उसी ने जो प्लाज्मोडियम को देखा, उसने जो प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। और इसकी वजह से होता है कॉटन मलेरिया। कॉटन मलेरिया क्या होता है? हर चौथे दिन में सिम्टम्स नमूदार होते हैं। सो दैट मीन्स एवरी 4th डे सिम्टम्स नमूदार होता है, और वो सिम्टम्स इतने हार्मफुल नहीं होते, इतने खतरनाक नहीं होते, माइल्ड होता है। सो आउट ऑफ दीज 4 अगर हम देखेंगे, सबसे खतरनाक जो है मलेरिया है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, यानी कि जिसकी वजह से मैलिग्नेंट और सेरिब्रल मलेरिया होता है। यानी कि मैलिग्नेंट मलेरिया मीन जिसमें कैंसर होता है, और सेरिब्रल मलेरिया मीन जिसमें इंसान का ब्रेन इन्वॉल्व होता है, सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है, और बंदा जाता है कोमा में, और हर तीसरे दिन इंफेक्शन होता है। इसको बोलते हैं टर्शरी। सो पहले 3 जो है वो टर्शरी है, यानी कि उनमें सिम्टम जो हर तीसरे दिन नमूदार होता है, और
प्लाज्मोडियम मलेरिया यानी कि जो फोर्थ है, जिसको पहली बार डिस्कवर किया लेवरॉन ने, वो क्वार्टन है, यानी कि उसका हर फोर्थ डे पे उसके सिम्टम्स नमूदार होते हैं। लेकिन खतरनाक जो इसमें वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। आप देखिए मैंने हर जगह पे इसको रेड स्टार से नोट किया, मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करेंगे हम इंक्यूबेशन पीरियड की। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब एक इन्फेक्शियस स्टेज, यानी कि जब एक पैरासाइट या एक पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, उस टाइम से लेके, देखिए एक पैथोजन हमारे बॉडी में दाखिल हुआ, यानी कि जब एक पैथोजन, जब एक पैरासाइट बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, तब से लेके बराबर जब पहली बार सिम्टम नमूदार होगा, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि एंट्री ऑफ पैथोजन, एंट्री ऑफ पैथोजन, एंट्री ऑफ पैरासाइट, एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस स्टेज, और उसके बाद जब पहली बार अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, जब पहली बार सिम्टम आएगा, तो उस टाइम को, बीच के टाइम को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे इस वक्त कोविड-19 है, तो हमें पता ही है कि जब एक इन्फेक्शन, यानी कि जब SARS-CoV-2 वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है और उसके बाद जब पहली बार सिम्टम नमूदार होते हैं, उसको हमने नाम दिया इंक्यूबेशन पीरियड। और इस केस में इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहा गया, 3 से 14 डेज, यानी कि इंसान के अंदर जो SARS-CoV-2 जो है उसमें इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 14 डेज में। कभी विद इन 3 डेज ही पता चलता है, तो कभी 14 डेज तक इंसान को पता चलता है कि इसमें इंफेक्शन है। इसलिए जो क्वारंटीन देता है, चाहे वो होम क्वारंटीन हो, हॉस्पिटल क्वारंटीन हो, वो होता है फॉर 14 डेज। यानी कि अगर किसी इंसान को 14 डेज तक कोई इंफेक्शन नहीं हुआ, दैट मीन उसको ये इंफेक्शन नहीं है। तो यहां पे हमने वर्ड किया है स्टार्ट इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड हियर मींस कि जब मलेरियल पैरासाइट, ध्यान से सुनिए, जब मलेरियल पैरासाइट या मलेरियल जो इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, और उसके बाद जब पहली बार सिम्टम नमूदार हुआ, पहली बार सिम्टम अपीयर हुआ, उस टाइम का जो है एंट्री से लेके अपीयरेंस तक, यानी कि एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, जो ये टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ध्यान से देखिए, जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है इसमें 14 डेज का है, यानी कि विद इन 14 डेज जो है इसका इंक्यूबेशन हो जाता है। यानी कि मलेरियल पैरासाइट, यानी कि जब इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट बॉडी के अंदर चला गया, तो 14 डेज के अंदर अंदर जो है इंफेक्शन का पता चलता है, सिम्टम्स का पता चलता है। इसी तरह प्लाज्मोडियम ओवेल जो है उसके अंदर भी जो इंक्यूबेशन पीरियड वो भी 14 डेज है। लेकिन आप देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, उसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड वो है सिर्फ 12 डेज। गो दैट मीन जो कम खतरनाक है उसको कम ज्यादा टाइम लगता है मतलब इंक्यूबेशन पीरियड का। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है इसमें 12 दिन का ही इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि सबसे कम डेज है, विद इन 12 डेज में ही इसका पता, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है, इसको कम टाइम लगता है इन्फेक्शन होने में। लेकिन जो विवैक्स और ओवेल है ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, इससे थोड़ा टाइम लगता है इनको अपनी अपीयरेंस दिखाने में। उसके बाद जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है उसको 28 दिन यानी कि 28 डेज का उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि 28 दिन के अंदर अंदर पता चलता है कि इस इंसान में मलेरिया है कि नहीं। तो ये हमने एक टेबुलॉइड बना दिया जिसमें मैंने दिखाया 4 स्पीशीज जो एक्चुअली इन्फेक्शन करते हैं इंसानों को, या जिनकी वजह से मलेरिया होता है। और वो मलेरिया का टाइप क्या है, क्या वो बिनाइन है, माइल्ड है, टर्शियरी है, मैलिग्नेंट है, सेरेब्रल है क्या। मैंने बोला अगर वो खतरनाक है तो बिनाइन, अगर वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है माइल्ड, अगर वो बड़ा खतरनाक है कैंसरस है मैलिग्नेंट, या कोमा करता है सेरेब्रल, या अगर वो इन्फेक्शन सिम्टम्स हर तीसरे दिन नमूदार होते हैं तो टर्शियरी, अगर वो चौथे दिन नमूदार हुए तो कॉटन। अब हम लेंगे सिम्टम्स कि मलेरिया में एक्चुअली सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो सिम्टम्स है मैंने आपको पहले ही बोला, यहां पे टर्शियरी और क्वार्टरनरी की बात हमने की। मैंने बोला कि हर तीसरे दिन वही सिम्टम्स फिर से नमूदार होते हैं, यानी कि जब इंसान में पहले दिन जो सिम्टम्स होता है वो तीसरे दिन से फिर सिम्टम्स रीअपियर होते हैं, यानी कि इसमें साइक्लिक है। वो पहला दिन, सेकंड और थर्ड दिन में फिर से रिपीट होता है, तो तीसरे दिन से फिर से क्या होता है, रिपीट होते हैं। तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं, हमने एक टर्म लिया है, हम बोलते हैं मलेरियल पैरोक्सिन। पैरोक्सिन, मलेरियल पैरोक्सिन क्या होता है, यानी कि जो मलेरिया के सिम्टम्स है ये रीअपियर होता है, फिर से दोबारा आते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं मलेरियल पैरोक्सिन। जैसे सबसे पहला जो है उसको जब पहला सिम्टम नमूदार होता है, देखिए आप फॉलो कीजिएगा वही जो मैंने सीक्वेंस दी है। जब पहला सिम्टम होता है चिलिंग, यानी कि
ठंड लगती है, सर्दी लगती है, चिल, इंसान फील करता कोल्ड, सर्दी, एंड शिवरिंग, और थरथराहट, सर्दी की वजह से थरथराहट। तो पहले क्या है, जिस बंदे को मलेरिया होता है उसको चिलिंग होती है, यानी कि वो उसको सर्दी लगती है, उसको कोल्ड लगता है, वो फील करता है कोल्ड, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ती है, और साथ ही में उसको क्या, थरथराहट होती है, शिवरिंग होती है। ये पहला है। उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है, उसको फीवर चढ़ता है। इमीडिएटली फीवर इतना खतरनाक होता है कि फीवर ऑलमोस्ट 105 फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है, 105 फ़ारेनहाइट जो है फीवर पहुंचता है। लेकिन जब फीवर पहुंचा तो उससे क्या होता है, जो फीवर है हमारे बॉडी के अंदर जो हीट होती है, जब बॉडी में हीट ज्यादा हो गई, टेम्परेचर ज्यादा राइज हो गया, तो हमारा जो ब्लड है इस टेम्परेचर को कोशिश करता है बॉडी से बाहर फेंकने की, क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। सो ब्लड से कहा जाता है कि जो ये टेम्परेचर है, एक्सेस हीट है, इसे आप स्किन तक ले जाए, उसे स्किन के थ्रू बाहर निकाले वाया जो हियर पोर्स है, जो हमने स्किन के पोर्स है, उस पोर्स के थ्रू बाहर निकालिए। तो जब ये टेम्परेचर पहुंचता है हमारी स्किन में होता है स्वेट ग्लैंड्स, तो इससे क्या होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। क्योंकि जब टेम्परेचर, कहां, जो बॉडी का हीट है, बॉडी की टेम्परेचर है, जब उसे कहा जाता है कि उसे बाहर निकाला जाता है थ्रू स्किन, तो स्किन में छुपा जो स्वेट ग्लैंड है, वो स्वेट ग्लैंड क्या है, वो सेक्रेट करता है स्वेट। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेट आता है। तो जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, आपको पता ही है, जब टेम्परेचर को बाहर निकाला जाता है थ्रू स्किन पोर, स्वेटिंग हो जाती है, तो उसके बाद बॉडी का अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और पेशेंट जो है फील करता है वीक, क्योंकि पसीने की वजह से उसको क्या होता है, उसका सारा आयन, सारा वाटर जो लॉस होता है, अब वो फील करता है वीक। तो ये जो 4 सिम्टम्स होते हैं, पहले सर्दी, उसके बाद शिवरिंग, फिर उसके बाद फीवर चढ़ता है ऑलमोस्ट 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, उसके बाद खतरनाक स्वेटिंग होती है, और फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। उसको लगता है कि शायद मैं ठीक हो गया। तो तीसरा दिन जब फिर से स्टार्ट होता है, यानी कि पहले दिन है, दूसरे दिन, तो उसको लगता है शायद मैं ठीक हो गया, तो तीसरे दिन फिर से यही होता है, यही शुरुआत होती है, चिलिंग एंड शिवरिंग। तो ये रिसाइकिल करता है, इसलिए इसको बोला गया मलेरियल पैरोक्सिन। क्रॉनिक इफेक्ट्स क्या, यानी कि अगर इमीडिएटली हमने मलेरिया पे कंट्रोल नहीं किया, हमने मेडिकेशन नहीं किया, बाकी चीज नहीं किया, हम डॉक्टर के पास नहीं गए, तो इमीडिएटली क्या, उसके बाद क्या हो सकता है, क्रॉनिक केस में क्या होता है, एनीमिया होता है, यानी कि आरबीसी का नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। मैंने पहले भी बोला कि जो मलेरिया के पैरासाइट्स है, ये एंटर होता है लिवर में, एंड फाइनली ये पहुंचते हैं आरबीसी में। तो जब आरबीसी की डेथ होती है, यानी कि जब आरबीसी को ये किल करते हैं, तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि आरबीसी का काउंट जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब आरबीसी का काउंट कम हो गया तो इंसान को हो गया एनीमिया, सफोकेशन होती है, यानी कि इसको डिफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो हमें ऑक्सीजन कैरियर है वो है आरबीसी। जब आरबीसी का नंबर ही कम है तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है ऑक्सीजन लेने में, यानी कि ब्रीदिंग में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना ही नहीं, जब आरबीसी की डेथ होती है, आपको पता ही है, हम कहते हैं स्प्लीन को एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि जब आरबीसी मर जाता है, ग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ग्लोबिन रिसाइकल होता है, हीम को हम कन्वर्ट करते हैं बिलिरुबिन और बिलिवरिडीन यानी कि बाइल पिगमेंट्स में, और ये काम है लिवर का, ये काम है। तो दैट मींस लिवर और स्प्लीन को एक्सेस बर्डन पड़ता है, क्योंकि यहां पे आरबीसी, अनगिनत आरबीसी मरते हैं, अनकंट्रोल्ड आरबीसी मरते हैं, तो स्प्लीन और लिवर को हद से ज्यादा काम पड़ता है, जिसकी वजह से स्प्लीन और लिवर जो है ये एनलार्ज होता है, इनमें स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, और इसमें स्वेलिंग होती है, और इनका साइज बढ़ जाता है, जिससे हम कहते हैं स्प्लीनोमेगैली और हिपैटोमेगैली, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड एनलार्जमेंट ऑफ लिवर। इतना ही नहीं, हेपेटाइटिस भी होता है, लिवर सिरहोसिस होता है, और जॉन्डिस हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं किया और क्रॉनिक स्टेज हो गया तो इसके बाद सेरिब्रल फीवर हो जाता है, यानी कि जो दिमाग है, फीवर की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है कि जो दिमाग के न्यूरॉन्स है वो डैमेज होते हैं। इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें असर पड़ता है, दिमाग जो है ब्लॉक होता है, दिमाग के सेल्स डेड होते हैं, इंसान कोमा में चला जाता है। अब देखिए, ये इतनी खतरनाक डिजीज जो है, लेकिन ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली इसके लिए ट्रीटमेंट है।
तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट दो तरह के हैं। देखिए, हमारे पास दो तरह के ट्रीटमेंट होता है, एक होता है प्रिवेंटिव, दूसरा होता है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव होता है कि हम कैसे इस पैथोजन से, इस इन्फेक्टिव स्टेज से बचेंगे, यानी कि हम पहले ही किससे खत्म करेंगे जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डिजीज ना हो। देखिए, जैसे इस वक्त चूंकि कोविड-19 है, SARS-CoV-2 है, तो पूरे वर्ल्ड ने, WHO ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, हमारी गवर्नमेंट है, उसने क्या कहा कि इंसान, उसने लॉकडाउन किया, उन्होंने लॉकडाउन किया, लोगों को फोर्सफुली कहा गया कि घरों के अंदर बैठिए। तो ये क्यों किया गया, फोर्सफुली लॉकडाउन क्यों किया गया? क्योंकि सबसे जो मेन प्रिवेंशन है इस सार्स को फैलने से, वो ये है कि वी हैव टू ब्रेक द चेन। और कैसे? यानी कि हमें घरों के अंदर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें हाथ कंटिन्यूअसली धोने हैं, हमें इन्फेक्टिव पर्सन के साथ हैंडशेक नहीं करना है, हमें मास्क यूज करने हैं। उससे क्या होता है, इन चीज़ों से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो बाहर गया है, डाउट होगा कि शायद इसको हो सकता है, तो हमें कोशिश करने से दूर रहने की। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को भी कश्मीर रीजन में इंफेक्शन हुआ है, इनमें मेजॉरिटी जो थे वो सब बाहर गए थे, ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो जब वो लोग वहां से वापस आए, इससे पहले कि उनको पता चलता कि हमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मतलब हाथ मिलाए, गले लगे, वो अपने अजीज जो उनके रिश्तेदार थे, लोग थे, फैमिली मेंबर्स थे, उनके साथ, जिनकी वजह से उनको वो इन्फेक्शन हो गया। तो WHO या जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने क्या कहा कि वी हैव टू स्टॉप इट, यानी कि हमें सोशल करना है, डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, एलिनेशन रखना है, खुद को अलग रखना है, अलग, हमें दूसरे लोगों के साथ गुल मिलना नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टॉप द चेन। क्योंकि इवन UK, यूनाइटेड किंगडम्स ने क्या कहा, जो लंदन है, उन्हें यह भी कहा था कि जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब पैथोजन फैलने से रोक जाए तो उससे उसकी क्या होती है, मौत हो सकती है, डेथ हो, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये एक तरीका प्रिवेंटिव। यानी कि यहां पे हमने क्या कहा कि अगर SARS से बचना है, SARS-CoV-2 से बचना है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करने हैं। नो डाउट मेडिकेशन भी है, लेकिन मेडिकेशन से ज्यादा क्या है, खुद को बचाना। तो यहां पे क्या होता है कि अगर मलेरिया है तो मलेरिया से कैसे बचेंगे? तो यहां पे दो तरह के ट्रीटमेंट है। एक है प्रिवेंटिव, पहले हम खुद को कैसे बचाएं। बचाना यह है कि इंसान के अंदर मलेरिया नहीं पहुंचे, यानी कि इंसान की पहली कोशिश है कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है, मलेरिया पैरासाइट्स है या स्पोरोजाइट्स है, वो हमारे बॉडी के अंदर ना पहुंचे, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव। अब अगर वो पहुंच चुके हैं, यानी कि अब अगर किसी के बॉडी में स्पोरोजाइट गया है, मलेरियल पैरासाइट एंटर हो चुका है, तो उसे ड्रग्स देना है, क्यूरेटिव, उसको क्योर करना है। जैसे इस वक्त जिस बंदे को पहले हमारी कोशिश है कि कोरोना वायरस ना हो, तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रिवेंट करना है। तो कैसे? हमने खुद को लॉक किया, कहां पे? इनसाइड आवर हाउस, इनसाइड आवर होम, इनसाइड आवर रूम्स। हम बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से हम क्या, खुद को बचाते। ये प्रिवेंटिव मेजर है। अब गॉड फॉरबिड, अल्लाह बचाए, अब अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ तो हमने क्या किया? हमने उसको क्वारंटीन में रखा, हॉस्पिटल में रखा, क्वारंटीन में रखा, और उसके बाद हमने उसको मेडिकेशन किया, हमने उसको ड्रग्स दिए, दवाई दी। जैसे एंटी मलेरिया ड्रग्स उसने जो उसकी शॉर्टली में आपको बोलूंगा, एंटी मलेरिया ड्रग्स दिए या एंटी HIV ड्रग्स दिए हमने उसको। तो उन ड्रग्स की वजह से, या किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी क्योंकि इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, हमने इस डिजीज को क्योर किया। सो यही होता है एक प्रिवेंटिव, दूसरा क्यूरेटिव। सो पहली कोशिश है कि हमें अपने आप को बचाना है। तो बचाने के लिए क्या है? सो उसमें पहला मेथड है टू किल द मस्कीटो, क्योंकि जो मेन कैरियर है वो क्या है? मस्कीटो। तो हमें किसको मारना है? मस्कीटो को मारना है, क्योंकि मस्कीटो और एक्चुअली द एजेंट्स, मस्कीटो ही वो चीज है जो एक्चुअली कैरी करता है इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट्स। तो जब मस्कीटो हमें रात को बाइट करता है, या जब मस्कीटो एक हेल्दी ह्यूमंस को बाइट करते हैं, तो उनको वो इंजेक्ट करते हैं पैथोजेंस, मलेरिया पैरासाइट्स या स्पोरोजाइट्स। या यही मस्कीटो क्या करता है, जब ये किसी इन्फेक्टेड मलेरियल पेशेंट को बाइट करते तो उससे इन्फेक्टिव स्टेज लेते हैं और दूसरे हेल्दी ह्यूमन को फैलाते हैं। सो हमारी कोशिश है कि अगर हम मस्कीटो को ही मारेंगे तो क्या रहेगा? ना बजेगी बांस, ना रहेगी बांसुरी। तो
सो हमारी कोशिश टू किल द मस्कीटो, इसके लिए हमने क्या किया, हमने यूज किए इंसेक्टिसाइड्स। आपने खुद सुना होगा कि पहले DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोइथेन यूज किया गया, क्योंकि जो DDT है इसने पहले अर्ली स्टेज में दिखाया कि ये मस्कीटो को किल कर रहा है, लेकिन फिर द पैसेज ऑफ टाइम जब अंधाधुंध हमने अनगिनत मतलब विदाउट एनी कंट्रोल हमने यूज किया DDT, व्हाट हैपन, जो मस्कीटो है इनमें ये रेजिस्ट हो गए जो ये इस DDT से, और उसके बाद इनकी डेथ नहीं हुई। तो हमने पहले क्या यूज किया, इंसेक्टिसाइड्स, और उसके बाद दूसरा एक और चीज है, हमने बायो कंट्रोल मेथड अप्लाई किया। सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बायो कंट्रोल? एक जैसे फॉर एग्जांपल जो ये मलेरियल पैरासाइट्स जो प्लाज्मोडियम है ये रहता है स्टेग्नेंट वाटर में, क्योंकि ये रहता है गंदे पानी में। इनके जो ये लार्वा है, इनके जो ये स्पोरोजाइट्स है, ये रहते हैं गंदे पानी में। देखिए हमारे घरों में जो गड्ढे होते हैं या हमारे इर्द गिर्द जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, गड्ढे होते हैं, या हमने अपने घरों में, अपने मकान में या इर्द गिर्द हमने कहीं ऐसे रखे है स्टोर, कुछ ऐसी चीजें रखी है, यूजलेस चीजें रखी होती है, तो जब मॉनसून की बारिश होती है या रेन होती है तो वो पानी वहां पे जमा हो जाता है, और उस पानी में रहते हैं स्पोरोजाइट्स या हम कह सकते हैं लार्वा ऑफ प्लाज्मोडियम। उसके बाद जब मस्कीटो आते हैं तो मस्कीटो उन लार्वा पर बैठ के इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो हमारी कोशिश क्या है कि जो स्टेग्नेंट वाटर है, जहां पे ये गंदा पानी है, अगर हम वहां पे क्या डालेंगे, एक फिश है, इसका नाम है गैम्बूसिया, GAMBUSIA। गैम्बूसिया एक फिश है, ये लार्वीवोरस यानी कि ये खाती है लार्वा को। तो अगर इस गैम्बूसिया फिश को हम डालेंगे जहां पे एक बहुत से बड़े गड्ढे हैं या वो एरिया है जहां पे बिल्कुल गंदा पानी है, स्टेग्नेंट वाटर है, जिसे क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या कहीं पे जो है बड़ी सी झील जैसी होती है, दैट्स नॉट झील बट झील जैसी होती है जहां पे पानी गंदा जमा रहता है, जहां पे चांस है इन्फेक्शन फैलने का, तो हम क्या करेंगे, वहां पे गैम्बूसिया फिश डालेंगे। तो उस गैम्बूसिया फिश क्या करेंगे, जो भी वहां पे लार्वा होंगे उन लार्वा को किल करेंगे। इससे हम कहते हैं बायो कंट्रोल मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इवन हम यूज करते हैं एज फॉर एग्जाम्पल जहां पे स्टेग्नेंट वाटर है वहां पे हम अप्लाई करते हैं कैरोसिन ऑयल, क्योंकि कैरोसिन ऑयल क्या है, वाटर और कैरोसिन ऑयल जो है, एक कैरोसिन ऑयल जो है ये ऊपर एक लेयर बनाता है इस वाटर पे, तो जब मस्कीटो आता है वो बैठता है कैरोसिन पे, जिससे वो नहीं पहुंच पाता है कहां, पानी के अंदर जो लार्वा होता है प्लाज्मोडियम के, तो उससे भी रोका जा सकता है इस मलेरिया को। सो दैट मीन्स आइदर वी यूज इंसेक्टिसाइड्स और वी यूज अ बायो कंट्रोल एजेंट और वी स्प्रे कैरोसिन और एनी अदर इंसेक्टिसाइड्स जो मतलब दवाई है, तो जिसकी वजह से हम इन पैथोजेंस को मारते हैं। यह पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि कोशिश करेंगे कि मस्कीटो हमें बाइट ना करे, मतलब इंसान की कोशिश है कि जो मस्कीटो है वो मुझे बाइट ना करे। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक सिंपल सा, कुछ ज्यादा करना नहीं है। जब हम सोते हैं, खासतौर उस जगह पे जहां पर लगता है कि मस्कीटो के खतरा है आने के, मतलब घरों में जिनको मतलब इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, जिनको लगता है कि मस्कीटो अंदर आ सकते हैं, तो वो क्या है, वो नेट में सोते हैं, यानी कि नेट रखते हैं अपने, जो उनका जो बिस्तर होता है, बिस्तर के इर्द वो नेट डालते हैं और नेट के अंदर वो सोते हैं, जिससे कि कुछ बनाने से मच्छरदानी, तो उससे क्या होता है कि जो है मस्कीटो ये अंदर नहीं आ सकते हैं। या इवन रेपिलेंट्स लगाते हैं, क्रीम्स हम यूज करते हैं, हम जैसे ओडोमॉस क्रीम है, हम बॉडी पे ओडोमॉस क्रीम लगाते हैं, उन एरिया पे क्रीम लगाते हैं जहां चांसेस है जो एक्सपोज्ड पार्ट है हमारी बॉडी के, सोने के टाइम, बैठने के टाइम, तो हम जब वो क्रीम्स लगाते हैं, रिपेलेंट्स लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मस्कीटो है उस क्रीम की बू से या क्रीम के महक से या तो उनकी मौत हो जाती है या वो हमें बाइट नहीं कर पाते। तो इससे क्या हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये था प्रिवेंटिव मेजर। लेकिन अब जिस बंदे को मलेरिया हो गया, हम उसे ये तो नहीं बोलेंगे आप नेट में सो जाओ, हम उसे ये तो नहीं बोलेंगे क्रीम्स लगाओ, हम उसे ये तो नहीं बोलेंगे चलो हम जो स्टेग्नेंट वाटर है वहां पे हम इंसेक्ट से या गैम्बूसिया अप्लाई करेंगे। उसको तो इन्फेक्शन है, उसके बॉडी के अंदर तो स्पोरोजाइट है, सो वी हैव टू सेव दिस मैन। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स यहाँ पे दो तरह, ड्रग मीन्स यहाँ पे मेडिसिन, वो ड्रग नहीं की ड्रग चवंच ड्रग, जब भी हम बात करेंगे बायोलॉजी में मेडिसिन, तो मेडिसिन यहाँ पे दो तरह के हैं, एक है नेचुरल ड्रग और दूसरा है आर्टिफिशियल ड्रग। जो नेचुरल ड्रग है वो उसको हमने नाम दिया क्विनीन।
क्यूनीन या क्विनीन इसे बोलते हैं, कोनीन इसको बोलते हैं, कॉनीन उसको बोलते हैं, बहुत सारे प्रोनाउंस है, कॉनीन भी बोलते हैं उसे, क्विनीन भी बोलते हैं उसे। ये एक सिंचोना, एक ट्री है, इसका नाम है सिंचोना, उसका बार्क है, उस बार्क से निकलता है, उससे निकलता है एक केमिकल, तो उसको बोलते हैं क्विनीन। तो एक नेचुरल ड्रग है किसके खिलाफ? मलेरिया के खिलाफ। सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मलेरिया है, मलेरिया के खिलाफ एक नेचुरल ड्रग है, हम बोलते हैं क्विनीन। तो जो एक क्विनीन है, ये एक ट्री से निकलता है, ट्री एक का नाम है सिंचोना ट्री, उसके बार्क से निकलता है, तो जो यूज किया जा सकता है एज अ मलेरिया। उसके बाद है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल ड्रग्स मीन जो हमने दवाई बनाई, क्योंकि ये तो नेचुरल है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योर होने में। अगर हम इमीडिएट चाहते हैं रिलीफ, तो इसके लिए हमने आर्टिफिशियल ड्रग्स बनाए, यानी कि हमारी लैब, उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। देखिए फार्माकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ मेडिसिन। फार्माकोलॉजिस्ट यानी कि वो बंदा जो दवाई बेचता है या दवा पे काम करता है या दवा के बारे में स्टडी करता है। तो उसमें एक दवाई है जो हमने आर्टिफिशियली बनाई, उसका नाम है क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन या प्राइमाक्वीन या कैमाक्वीन। जो क्लोरोक्वीन है या क्लोरोक्वीन या प्राइमाक्वीन या कैमाक्वीन, ये तीन ऐसे एंटी मलेरिया ड्रग्स है जो सबसे कॉमन है और जो यूज किए जाते हैं किसके लिए? अगेंस्ट द मलेरिया। आपने रिसेंटली सुना होगा, ये न्यूज में भी था, कि जो एंटी मलेरिया ड्रग्स है ये SARS-CoV-2 के लिए कहा गया कि ये रिलीफ देता है उन बंदों को। तो दैट मीन्स जो इमीडिएटली देखा गया क्लोरोक्वीन ये सबसे, या प्राइमाक्वीन, ये सबसे यूज किए गए अगेंस्ट मलेरिया और एंड अगेंस्ट द रिसेंटली जो है SARS-CoV-2 हो गया। तो इनकी जो डिमांड थी मार्केट में, अगर आपको याद होगा कि अमेरिका ने इंडिया को लास्ट टाइम बोला था कि हमें आप ये सप्लाई कीजिए, और जब इंडिया ने कहा था हम सप्लाई नहीं करे थे, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको बहुत गुस्सा भी आया था। इवन उसने कहा था कि अगर इंडिया ने हमें सप्लाई नहीं किया क्लोरोक्वीन, तो इंडिया शुड बी रेडी टू फेस द चैलेंज और प्रॉब्लम्स। तो जो क्लोरोक्वीन या प्राइमाक्वीन या कैमाक्वीन है, ये तीन एंटी मलेरियल ड्रग्स है। तो बाय दिस ड्रग्स मलेरिया की जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट द स्पोरोजोआ। तो इससे हमने जो क्लास 4 था स्पोरोजोआ, वो हमने कंप्लीट किया, और उसमें हमने 5 एग्जाम्पल्स पढ़े, जिसमें सबसे कॉमन जो आपसे डिटेल में पढ़ा प्लाज्मोडियम, जो हमारी NCERT के सिलेबस में है, जो नीट पर्सपेक्टिव और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। Now by this we have completed स्पोरोजोआ। अब हम देखेंगे, देखिए एक मैंने एक टेबुलॉइड यहां पे बनाया है। ये टेबुलॉइड क्या है कि जो हमने अभी तक प्रोटोजोआ पढ़ा है, तो हमने प्रोटोजोआ में कितने प्रोटोजोआ पढ़े, उनकी खास खास चीजें जो मैंने यहां पे दिखाया है। तो ध्यान से देखिए, हमने 4 प्रोटोजोआ मतलब पढ़े। पहला जो था फ्लैजिलेटिव प्रोटोजोआ, जो क्लास ऑफ प्रोटोजोआ, तो टोटल 4 क्लास है। पहला था फ्लैजिलेटिव प्रोटोजोआ, तो उसमें लोकोमोशन कैसे होती है, नाम से ही पता चलता है, फ्लैजिला से। रिप्रोडक्शन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, पेलिकल प्रेजेंट है। ध्यान से हमने पढ़ा है, मैंने यहाँ टेबलॉइड बनाया आपको रिकॉल करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो उनमें पेलिकल प्रेजेंट होता है। जो फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स में पेलिकल प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से देखिए एग्जांपल क्या क्या है। इसके लिए मैंने उस वक्त आपको एक की दी थी, अगर आपको याद है, एक ट्रिक बोली थी, PT GT LT। मैंने आपको बोला था 6 दोस्त है, PT GT और LT। जो PT GT LT है, P जो है वो है प्रोटीरोस्पोंजिया। आपको याद होगा जो प्रोटीरोस्पोंजिया है, ये एक है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में। उसके बाद है ट्राइकोनिम्फा। मैंने आपको बोला था कि ये सिम्बायोट है, जो टर्माइट के गट है, टर्माइट के गट में रहता है ट्राइकोनिम्फा। उसके बाद जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, लिशमानिया, ट्रिप्नोसोमा। लिशमानिया से होता है कालाज, ट्रिप्नोसोमा से होता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमने डिटेल में पढ़े हैं। उसके बाद दूसरी क्लास है जिसे हम बोलते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोआ, यानी कि इनमें जो लोकोमोशन है वो होता है स्यूडोपोडिया की मदद से। जो रिप्रोडक्शन है वो होती है सिंपल बाइनरी फिजन, क्योंकि इनकी इरेगुलर शेप होती है, इसलिए होता है सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिजन। पेलिकल एब्सेंट है मोस्ट, ध्यान से सीखिए। जो ये 4 क्लास है, 4 क्लास में सिर्फ एमीबॉइड प्रोटोजोआ ऐसा है जिनमें पेलिकल एब्सेंट है। एक ट्रिक हमने बनाई थी विद एज, ऐश ने PG में AC लगाया, तो एज का एज जो है एमीबा, G स्टैंड्स फॉर जॉइंट एमीबा, E स्टैंड्स फॉर एंट एमीबा। तो इन तीनों में जो स्यूडोपोडिया थे वो थे ब्लंट, उसको हमने बोला लोबोपोडा। यहां पे लोबोपोडा है, LOBOPODA, लोबोपोडा है, ध्यान से सुनिए। उसके बाद
आयश का ए एक्टिनोफ्रीज, ये एक्सोपोडिया है, यानी कि इसका जो स्यूडोपोडिया है वो है बारीक यानी कि पॉइंटेड है। और उसके बाद पीजी का पी पॉलिस्टोमिला, पीजी का पी पॉलिस्टोमिला, और जी का ग्लोबिजेरिना, ग्लोबिजेरिना। तो पॉलिस्टोमिला और ग्लोबिजेरिना जो है ये आते हैं किसमें, ध्यान से सुनिए, ये किसमें आते हैं, हीलियोजुआ में। इनमें जो सीडोपोडिया है, ये जो पॉलिस्टोमिला और ग्लोबिजेरिना है, इनके बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट शेल है। तो ये इनके ये शेल प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट शेल। और एक्ैंथोमीट्रा और कोलोजम जो है इनके बाहर सिलिका शेल है। तो पॉलिस्टोमिला, ग्लोबिजेरिना, एक्ैंथोस्टोमेट्रा, एक्ैंथोमीट्रा, कोलोजम, ये चारों जो है ये रहते हैं कहाँ पे, मरीन में। तो पहले दो पॉलिस्टोमिला और ग्लोबिजेरिना कैल्शियम शेल जो है कैलकेरियस शेल प्रोड्यूस करते हैं, एक्ैंथोमीट्रा एंड कोलोजम जो है सिलिकेट शेल प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद थर्ड जो प्रोटोजोआ है वो है सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इनमें लोकोमोशन होते हैं सीलिया की वजह से। और जो बाइनरी फिजन वो है ट्रांसवर्स। इनमें पहली बार देखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंजुगेशन। देखिए पहले दो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन थर्ड में स्टार्ट हुआ कंजुगेशन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें पेलिकल प्रेजेंट है। इनमें जो खास कैरेक्टर वो है साइटोस्टोम यानी कि माउथ, साइटोपाइज यानी कि एंड्स, ट्राइकोसिस्ट यानी कि ऑफेंस एंड डिफेंस ऑर्गन। और इनमें होती है न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, यानी कि यहां पे जितने भी न्यूक्लियर है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी बाई प्लीज ऑन डीवीडी। बाई का बी आता है बैलेंटीडियम, ये एक वाहिद सीलिएटेड प्रोटोजोआ जो पैरासाइट है। बैलेंटीडियम कोल, अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया, ये करता है बैलेंटीडियम डिसेंट्री, डिसेंट्री होती है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, मोनोजेनेटिक है ये। उसके बाद प्लीज का पी पैरामीशियम, जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा। उसके बाद ओपलिना, ओ का ओपलिना, एन का नयोथेरस, ये दोनों कोमेंसल है, यानी कि इनके कहां पे, फ्रॉग के गट में। तो इनके होने से या कोई नुकसान नहीं होता है कोई बल्कि। उसके बाद हमने पढ़ा डीवीडी का डी डिडीनियम और वी का वर्टिसिला। सो डिडीनियम जो है मैंने आपको बोला था ये बिल्कुल जेंट वाटर बियर है। जो वर्टिसिला है ये दिखता है बिल्कुल बेल की तरह, इसे बोलते ही हम बेल एनिमलक्यूल। उसके बाद जो फोर्थ और लास्ट जो है क्लास जो अभी अभी हमने पढ़ा आज के टॉपिक में वो था स्पोरोजोआ। इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। इनमें होता है मल्टीपल फिजन। आप देख सकते हैं पहले 3 केस में सिर्फ बाइनरी फिजन है, लेकिन लास्ट क्लास में सिर्फ मल्टीपल फिजन है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय सिंगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये सारे एंडोपैरासाइट है। इनमें टेम्पोररी पेलिकल है, इन्फेक्टिव स्पोर्स पाए जाते हैं। और जो ट्रिक है वो हमने लिखी, बेन इज ए एमपी। जो बेन का बी है ये बेबीसिया है, ई का है इमेरिया, एन का है नोसीमा, एम का है मोनोसिस्ट और पी का है प्लाज्मोडियम। बाई दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रोटोजोआ। तो ध्यान से सुनिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने जब स्टार्ट किया था किंगडम पहला यूनिट, तो हमने वहां पे एक क्लासिफिकेशन की थी। मैंने आपको पढ़ाया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एक होता है ट्रू एनिमल जो आते हैं किंगडम एनिमेलिया में, और दूसरे ग्रुप 2 ग्रुप्स है जो एक्चुअली आते हैं, जो एक्चुअली यूनिसेलुलर है, आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन ये दिखाते हैं एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। हालांकि जो प्रोटिस्टा है वो सारे दिखाते हैं प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में 2 ग्रुप ऐसे हैं जो दिखाते हैं एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। एक था यूग्लिनोइड और दूसरा था प्रोटोजोआ। हमने पहले यूग्लिनोइड के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और उसकी एग्जांपल, उसके बाद हमने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स और उसके 4 क्लासेस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एमीबाइड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। हमने 4 क्लास पढ़े, उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो भी हमने पढ़े, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स भी। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड एनिमल लाइक कैरेक्टर्स जैसे यूग्लिनाइड एंड प्रोटोजोआ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम पहला किंगडम एनिमल का ट्रू एनिमल लेंगे, वो है पोरिफेरा। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल के वो कैरेक्टर्स जिनके बुनियाद पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिनके बुनियाद पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रोटोजोआ। अगर प्लीज एंड प्लीज लेट मी नो माय डियर स्टूडेंट्स, कहां पे डाउट है, कहां पे आपको समझ नहीं आता, प्लीज मुझे बोलिए। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, देयर विल बी नो जूम क्लास, क्योंकि जूम क्लास पे एक तो पहले ही टाइम लिमिटेड होता है, 40 मिनट्स होते हैं, जिसमें पहले 5 और 7 मिनट लगते हैं ऐड होने में ही। और उसमें जितने ज्यादा सारे बच्चे ऐड भी नहीं हो पाते, और जो ऐड होते हैं उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ कहते हैं सर हमने सुना नहीं, बीच में आवाज नहीं आ रही थी, वीक थी सिग्नल, एटसेट्रा एटसेट्रा। या जिस वक्त क्लास होगी
उस वक्त ये होता है कि जिस बंदे का घर में जो कोई स्टूडेंट है उसका फ़ोन उसके बाप का है, उसके कज़न का है, तो वो अवेलेबल नहीं होता है, तो वो क्लास मिस होती है उनकी। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज। तो उस लिहाज से था कि मेरे लिए ईजी है जूम क्लास एज कम्पेयर टू यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब इज़ फॉर बेटर देन, और ये सबसे ज़्यादा गुड है फॉर यू पीपल। और जो मैं ये क्लास दे रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए इस वक्त इस इमरजेंसी में बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ जो नोट्स हैं इनको नोट कीजिए। उसके बाद यूट्यूब जो ये लेक्चर है, वीडियो है, इसको ऑफलाइन में डाउनलोड कीजिए। जब आप इसको पहले रात को रखिए ऑफलाइन में डाउनलोड, उसके बाद 1 घंटा हेडफोन रखिए कान में और एक ही जगह बैठिए और बार बार सुनिए। जब आप काम लिखोगे तो कॉपी रखो सामने, उसके बाद उस वीडियो को सुनते जाओ। कहीं पे डाउट होगा, नहीं समझ आ जाएगा, बार बार समझ नहीं समझ, तो मुझे कॉल कीजिए या मुझे व्हाट्सएप में मैसेज के इनबॉक्स में लिखिए। तो जो भी इश्यूज होंगे आई विल सॉल्व। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वायरी होगी, कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, डायरेक्टली मेरे इनबॉक्स में मैसेज कीजिए। लेकिन हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्या मेरी मेहनत आपको आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, बस वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। टिल नेक्स्ट क्लास, happy learning and have a good day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.